मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित ये प्रकट नहीं करूँगा। तो जयपुर के अल्बर्ट हॉल से शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं अशोक गहलोत। विजय, हाँ, तीसरी बार बने और इस बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो कर्ज वाली बात है, करीब 4.25 लाख का करोड़ का कर्जा वैसे ही राजस्थान सरकार पर है, उनको इस समय विरासत के रूप में मिलेगा। उसमें करीब किसानों का कर्ज करीब 15-20 हज़ार करोड़ के आसपास का है, तो पहली बार में उसको कैसे चुका पाएंगे। अब मेरे ख्याल में सचिन पायलट शपथ लेंगे। मंत्री महोदय को शपथ ग्रहण करावें। मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सामूहिक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अत्यपक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो राजस्थान के को पायलट सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और पहली बार राजस्थान के डिप्टी सीएम बने, पहली बार विधायक भी बने हैं टोंक से। इससे पहले 2 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे और राजस्थान में एकमात्र बीजेपी के मुस्लिम प्रत्याशी यूनुस खान को टोंक से हरा करके विधायक बने और अब सीधे डिप्टी सीएम। और बड़ी तनातनी रही लेकिन उसके बाद मामला सेटल हो गया। विजय, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और को पायलट सचिन पायलट। जी हाँ, 5 साल तक ये कांग्रेस के पायलट बने रहे, कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए ये अपनी तरफ से दावा करते रहे, लेकिन मुझे लगता है डिप्टी सीएम बन के और प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे ये पार्टी के, जैसा बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि इनके पास राजनीतिक उड़ान का एक बहुत बढ़िया मौका है कि अपने आप को एक प्रशासक के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। जो गुर्जर नेता की छवि इनके ऊपर साथ जुड़ी हुई है उससे भी अपने आप को हटा सकते हैं। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री घोषित करते हैं। तो औपचारिक घोषणा भी हो गई है और तालियां बजती हुई वहां पर पक्ष में नारे लगते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। आज से राजस्थान में सेतिया जी कांग्रेस का राज, पायलट बना दिया गया है अशोक गहलोत को और को पायलट सचिन पायलट। निज़ाम बदलने के साथ ही पुलिस प्रशासन और वहाँ बाकी जो प्रशासन है वो बिल्कुल चौकस हो गया है और स्थितियाँ बिल्कुल बदल गई है। इसका एक उदाहरण है कि कल ही पुलिस की तरफ से जो ट्विटर्स हैं और जो फेसबुक पे हेट स्पीचेस आ रही थी, जो हेट वीडियो लगाए जा रहे थे, उस पर नोटिस लेना शुरू कर दिया है। और ये नोटिस मेरे सामने है, राजस्थान पुलिस ने जारी किया है किसी अशोक नाम के व्यक्ति को। हेलो, राजस्थान पुलिस आपको वॉच कर रही है। ये पुरानी वीडियो है जो झारखंड के रांची की है, आप तुरंत इसे डिलीट करें, अन्यथा साइबर यूनिट को यह केस सौंप दिया जाएगा। आइंदा इस तरह की अफवाह न फैलाएं। तो ये इस प्रकार से प्रशासन ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो मतलब मुख्यमंत्री पद की शपथ हुई और अब काम भी शुरू। और बड़ी चुनौती है, बहुत ही महत्वाकांक्षी वादे घोषणा पत्र में किए गए हैं। ये इसी की नजर रहेगी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिलकर इन चुनौतियों कैसे पार लगाते, क्योंकि 2019 में बहुत सीटें चाहिए होंगी राजस्थान से।
देखिए नेहा, वाकई ये अभी जीत मिली है, लेकिन 2019 के मद्देनज़र अगर उसको टॉनिक कहा जा रहा है या कांग्रेस के रिवाइवल की शुरुआत कहा जा रहा है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिलकर वाकई यहाँ से लोकसभा में वो करिश्माई नंबर दे सकें जिसकी ज़रूरत है कांग्रेस को। और मुझे लगता है सचिन पायलट के पास उम्र है और उनके पास अनुभव भी उम्र से ज़्यादा है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। मैं विजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अशोक गहलोत का अनुभव और जिस तरीके का थिन मार्जिन रहा है, वैसे में मिलकर ही वहां सरकार। देखिए, ये बड़ी तस्वीर जो हम 2019 की बात कर रहे हैं, अब 3 राज्यों के चुनाव जो है उन्होंने बैक सीट ले लिया है। जो हमने अभी एक बड़ी तस्वीर देखी अजीत जी, जिसमें हमने देखा कि तमाम जो और बाकी पार्टियों के दिग्गज नेता आए हुए हैं, सबके साथ मिलकर एक फोटो अपॉर्चुनिटी हुई। तो ये जो एक बड़ी तस्वीर है, ये क्या कहती है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको याद है कर्नाटक में हमने देखा था, बड़ा वृहद सा विहंगम सा दृश्य था, हाथ ऊपर उठा करके गलबैया, वो सब कुछ हुआ। ये यहाँ क्यों मिसिंग है, यहाँ क्यों नहीं दिखा? वही मैं कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस का कार्यक्रम था, वो कुमार स्वामी का कार्यक्रम था, जेडीएस का कार्यक्रम था। ये कांग्रेस के पहले कार्यक्रम है, जो कांग्रेस का पहला बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें कि विपक्षी एकता का एक संदेश देना था। वो देने की कोशिश कांग्रेस ने करी है, लेकिन उसमें अगर ममता, अखिलेश और मायावती नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें अभी पेंच है। नहीं, और पेंच ये भी है ना कि फैसला आ गया, दिल्ली हाईकोर्ट से जो फैसला आया, वो खबर तो यहाँ भी पहुंच गई होगी। तो विमान एक जिसमें सब मिलकर आए, लेकिन उस फैसले के बाद कहीं जो गर्मजोशी थी वो कम तो नहीं पड़ गई? राजकिशोर जी, मुझे लगता है कि अभी फैसला तो वो लोग वहां पर पहुंच चुके थे तब आया है, लेकिन नेहा ये जो बात महत्वपूर्ण है कि वो कुमार स्वामी की ताजपोशी थी। एक छोटा दल था, तो छोटे दलों को जब कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी तो उसके साथ में सारे इकट्ठे हो गए थे। लेकिन जब कांग्रेस बहुत बड़ी होगी तो छोटे दलों को बिल्कुल नहीं सुहाएगा, भाएगा। हाँ, निश्चित तौर पे सज्जन कुमार पर जो फैसला आया है उससे गठबंधन के स्वरूप पर फर्क पड़ सकता है। गठबंधन में गांठें पड़ सकती है ना, अगर उससे गठबंधन कहा भी जाए मुकेश केजरीवाल जी। तो ये जो फैसला है, कांग्रेस पता नहीं कैसे डिफेंड करेगी, लेकिन ये बाकी साथी दलों के लिए भी गले की फांस बन सकता है। गठबंधन के मामले में आम आदमी पार्टी के साथ जो उनकी बातचीत फिर पिछले 2-3 दिनों से शुरू हो गई थी, वो निश्चित तौर पे बहुत गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। बाकी गठबंधन के सहयोगियों से उसका कोई बहुत लेना देना नहीं होगा। कांग्रेस के लिए अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत होगी, पंजाब के लिए, दिल्ली के लिए और उन तमाम जगहों पे जहां पे सिख मतदाता हैं, वहां पे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि कमलनाथ एक चेहरे के तौर पे सिख दंगों से जुड़े रहे हैं और ठीक उसी समय में ये फैसला आना, ये निश्चित तौर पे उनको, और उसी दिन उनकी ताजपोशी होना, उनको एक तरह से मध्य प्रदेश की कमान मिलना। जी राजकिशोर जी, देखिए कमलनाथ अभी एकदम से सेंटर में आ गए हैं। अब उन पर कोई केस नहीं है, ये कहा जा रहा है कि भैया ऐसा कोई केस किसी अदालत में उन पर चल नहीं रहा है। फिर ऐसे में सज्जन कुमार के बहाने कमलनाथ पर निशाना साधने का क्या मतलब है? या तो आप ये कहें कि नानावटी आयोग और रंगनाथ कमीशन जो है उसमें कहीं ना कहीं उनका मेंशन होना कमलनाथ का अब उनके खिलाफ बहुत जाएगा। देखिए नेहा, होता क्या है कि राजनीति में कई बार जो बातें चिपक जाती हैं आपके साथ, शायद उनका तथ्यों से उतना लेना देना नहीं रह जाता है। मुझे नहीं मालूम या किसी को भी नहीं मालूम कि क्या सच्चाई है, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार थे इंडियन एक्सप्रेस के, अजय सूरी, जिनका बयान नानावती, संजय सूरी, तो उनका जो बयान था उसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। और हालांकि उसको आयोग ने उस तरीके से स्वीकार किया या नहीं किया, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का ऐसा कहना है कि जो विक्टिम है वो लगातार कहते चले आ रहे कि वो भी भीड़ में थे। पर कोर्ट में केस बनता है, असली मुद्दा तो यही है कि आप कोर्ट में केस बनता है मुकेश केजरीवाल जी, क्योंकि सबूत नानावती आयोग ने भी नहीं पाया था कमलनाथ के खिलाफ, मेंशन जरूर था। बिल्कुल, और उससे कहा गया, बल्कि आयोग ने कहा रिपोर्टर को कि आप अपनी लॉग बुक लाइए, जो कि होती नहीं है, अखबारों के दफ्तर में ऐसी कोई लॉग बुक नहीं होती है। इसीलिए उसका बहुत लीगल मतलब हो ना हो, लेकिन खुद कमलनाथ ने माना है कि जब संसद से थोड़ी दूर बगल में जब रकाबगंज गुरुद्वारे पे घेरा गया था सिखों की भीड़ को, तो वहां वो मौजूद थे। हालांकि उनकी सफाई ये थी कि मुझे पार्टी की ओर से लोगों को समझाने बुझाने शांत करने के लिए भेजा गया था। लेकिन संजय सूरी ने कहा कि नहीं, वो भी भड़का रहे थे, वो लीड कर रहे थे, तमाम ऐसे लोगों ने कहा है। पर ये बात है कि कानूनी रूप से इसकी कितनी मान्यता होती है? कानूनी रूप से राकेश शुक्ला जी, कमलनाथ के खिलाफ केस कितना पुख्ता है? क्योंकि अगर केस होता तो अदालत में जाता, अदालत में तो केस नहीं है कमलनाथ के खिलाफ। राजनीति में बातें महत्वपूर्ण होती हैं और राजनीति प्रदर्शन पे चलती है। मतदाता और जनता कभी चार्जशीट नहीं पढ़ता। तो इन सिख दंगों पे 3 लोगों का नाम आया है, जिसमें एक व्यक्ति को सजा हुई है, 2 लोग आज भी संदेहास्पद हैं। तो जनता उस प्रदर्शन के आधार पर आकलन करेगी। और रही बात गठबंधन की, तो आप याद करिए जब गोधरा दंगा हुआ था तो जिस स्थिति पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, आज उसी स्थिति पे आप कांग्रेस को देख सकते हैं। मतलब सेतिया साहब केस बने ना बने, लेकिन सवाल कांग्रेस से जरूर होगा कि कमलनाथ को कांग्रेस मध्य प्रदेश की कमान क्यों?
देखिए, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि कमलनाथ के खिलाफ 34 सालों में एक बार भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं की। भले ही 2 आयोगों की रिपोर्ट में उनका नाम आया, लेकिन उसके बाद एसआईटी नहीं बनी और एसआईटी ने कोई एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज नहीं करवाई। तो इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ के शपथ ग्रहण में या कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसका एक दूसरा संदर्भ है, जैसा कि पहले भी सवाल उठाया गया कि क्या नवजोत सिद्धू अब वहाँ पर जाने की हिम्मत कर पाएंगे शपथ ग्रहण में। और उसमें मैं बैकग्राउंड में थोड़ा जाना चाहूँगा। जब इंदिरा गांधी ने 1984 में दरबार साहब पर, सर मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के मेहमान पंकज शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया लेनी है। पंकज शर्मा जी, ये तो पूरी तरह से रंग में भंग पड़ गया। जयपुर में इतना बड़ा जश्न और दिल्ली से बहुत बुरी खबर आई। कांग्रेस पार्टी के नेता सांसद रहे सज्जन कुमार को उम्र कैद, और ये कहा गया कि उनको पॉलिटिकल पेट्रोनेज थी जिस बिना पर उन्होंने ये सब कुछ किया। मुझसे कहा गया था कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों की शपथ के मामले में मुझे डिबेट में हिस्सा लेना है, लेकिन आप मुझसे कुछ और पूछ रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, रंग में भंग पड़ गया नहीं पड़ गया ये एक अलग बात है। अदालत ने अपना एक फैसला सुनाया है, उसके ऊपर की अदालत है। जो अदालत की प्रक्रिया है उसको पूरा होने दीजिए। रह गई बात मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के शपथ की, तो उसका इस मामले से सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं है। बेकार में एक चीज को राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। पंकज जी, आपको लग रहा है राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? मेरे साथ यहाँ कुछ मेहमान मौजूद हैं। संगीत रागी का आपसे एक सवाल है। पंकज जी बने रहिए। पंकज जी, राजनीति में नैतिकता के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि राहुल जी ने भी कहा था, जब आपको मालूम है कि नानावती कमीशन ने, इसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने, दोनों कमीशन ने एक चीज की ओर इशारा किया, क्या लिखा है खुले तौर पे कि कमलनाथ जी मॉब को लीड कर रहे थे, यानी उसका नेतृत्व कर रहे थे, और जिसमें लोग मारे गए थे। आपको लगता नहीं है उमा भारती से कांग्रेस पार्टी ने ईदगाह मैदान पर झंडा फहराने के लिए उनसे इस्तीफा मांग लिया था? उन्हीं नैतिकता के मानदंडों को स्थापित करते हुए क्या आपको लगता नहीं है पूरा सिख समाज आज अपने आप को आहत महसूस कर रहा है? मुझे लगता है कि कमलनाथ को भी क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? पंकज जी, रागी जी, नैतिकता का पाठ कांग्रेस को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। राजनीति में मूल्यों, नैतिकता और शुचिता की जितनी रक्षा कांग्रेस पार्टी ने की है, किसी और पार्टी ने नहीं की है। मैं भी 1984 में पत्रकार था, नवभारत टाइम्स में काम करता था। 31 अक्टूबर 1984 को मैं भी दिल्ली में था। आप कह रहे हैं नानावती कमीशन ने और रंगनाथ मिश्रा आयोग ने कहा है। रंगनाथ मिश्रा आयोग और नानावती कमीशन ने कमलनाथ जी के बारे में कुछ नहीं कहा है। वहां जो कार्रवाई चली उसमें एक पत्रकार ने जो बातें कही हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन और भी पत्रकार उस दौरान थे जिन्होंने गवाहों की तरफ से गवाही दी गई है जो कि कमलनाथ के खिलाफ जाती है, लेकिन सबूत नहीं है, इसीलिए कोर्ट में केस नहीं है। अब एक सिख दंगा पीड़ित को हम सुन रहे थे और मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के, वो सीधा सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया तो बता दीजिए, अगर केस भी दर्ज करना चाहें तो कहां दर्ज हो पाएगा केस? 34 साल से तो कमलनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे। 34 साल से तो वो हर वक्त किसी 34 साल सीट पर नहीं बैठे हुए थे। आप ये देखिए ना कि 34 साल से सज्जन कुमार और टाइटलर भी, जैसा कि अभी वाजपेयी जी ने, सौरभ जी ने कहा कि वो देश की नजरों में, जनता की नजरों में वो अपराधी थे, लेकिन अपराध आज जाकर के साबित हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको परस्यू किया है मामले को गंभीरता से। यदि गंभीरता से अन्य मामलों में भी सरकारें यदि चीजों को आगे बढ़ाती तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी का भी आज वही हश्र होता जो सज्जन कुमार का आज हश्र हुआ है। ठीक है, बोलिए पंकज जी। मैं कह रहा हूं ना कि अगर सिख दंगों के लिए कोई भी दोषी है व्यक्तिगत रूप से तो उसको सजा मिलनी चाहिए। रह गई बात जनता की नजरों में अपराधी बनाने की, तो इस देश में बहुत सारी शक्तियों ने मिलकर राजीव गांधी को बोफोर्स के मामले में जनता की नजरों में अपराधी बना दिया था। क्या हुआ उसके बाद?
इतने वर्ष हो गए। नहीं देखिए पंकज जी, कुछ बातें तो साफ है। देखिए राजीव गांधी का पूर्व प्रधानमंत्री का एक बयान कि जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, और फिर जब प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, उन्होंने माफी मांगी सिख दंगों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जयपुर में इतना बड़ा जश्न, रंग में भंग, जब कांग्रेस के नेता और सांसद रहे सज्जन कुमार पर बड़ा फैसला दिल्ली हाईकोर्ट का 84 के दंगों में न सिर्फ दोषी बल्कि उम्र कैद की सजा, और अब उसके बहाने सीधे हमला किया जा रहा है कमलनाथ पर। आज 1:30 बजे भोपाल में उनकी ताजपोशी होनी है। जो बस इस वक्त हम साथ साथ हैं का संकल्प लेकर जयपुर में मौजूद है, ये सभी लोग जाएंगे कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में। वहां की तस्वीरें क्या होंगी अपने आप में देखने वाली बात होगी। हम लगातार इस बड़ी कवरेज पर बने हुए हैं, जल्द लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, कांग्रेस का सज्जन निकला शैतान। दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद यही निष्कर्ष निकलता है। सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों में दोषी पाया है दिल्ली हाईकोर्ट ने और उम्र कैद की सजा सुनाई है। 31 दिसंबर से पहले उन्हें सरेंडर करना होगा, और ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, बहुत बड़ी मुसीबत, क्योंकि जहां आज कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में ताजपोशी को एक बड़ा इवेंट बनाने जा रही है, वहीं सिख दंगों के मामले में कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद रहे सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिली है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और पलटते हुए सज्जन कुमार को न सिर्फ दोषी पाया बल्कि आपराधिक साजिश में भूमिका होने के चलते उम्र कैद की सजा सुनाई है। और अब सज्जन कुमार के बाद जो सिख पीड़ित हैं, जो सिख दंगों से पीड़ित हैं, उनका यह कहना है कि कमलनाथ को कैसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। देखिए हाईकोर्ट ने क्या कहा। हाईकोर्ट ने कहा हत्यारों को राजनीतिक संरक्षण था, पॉलिटिकल पेट्रोनेज थी, एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तमाम बड़ी बातें कही। सज्जन को कोर्ट ने साजिश, दंगा भड़काने का दोषी पाया है। 31 दिसंबर तक सज्जन कुमार को सरेंडर करना होगा। तो ये बड़ी तस्वीर जो निकल करके आ रही है। और देखिए दिलचस्प बात ये है, और कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत क्यों है, क्योंकि जयपुर में तो बड़े शान के साथ शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश जहां 1:30 बजे आज दोपहर जम्बूरी मैदान में कमलनाथ को कमान संभालनी है मध्य प्रदेश की, कमलनाथ का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा, बाकी नेता सीधे सीधे कह रहे हैं कि अब किस मुंह से कांग्रेस पार्टी कमलनाथ को कमान देने वाली है मध्य प्रदेश की। हालांकि कमलनाथ के खिलाफ कोई सबूत या फिर कोर्ट में केस नहीं है, फिर भी यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। अजय भान साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए अब कमलनाथ को लेकर मुश्किल है? कमलनाथ को लेकर के मुश्किल है, उनको 30 साल से हैं लगातार। जब से 1984 का दंगा हुआ था तब से कमलनाथ सज्जन कुमार को लेकर के एक नेशनल नैरेटिव बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस उसको बहुत सफलतापूर्वक दबाने में जो है लगी हुई है, और उसने एक हद तक कामयाबी भी पाई है। अब कर पाएगी, अब भी हो पाएगी, क्योंकि इनके गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो लेफ्ट और माइंडेड जो सेकुलर लॉबी है वो सिख दंगों के साथ कांग्रेस को समायोजित करने की अभ्यस्त हो गई है। चलिए इस बात पर मैं आगे चर्चा करूंगी। हमारे साथ लगातार कांग्रेस पार्टी के मेहमान जो है पंकज जी, वो भी बने हुए हैं। पंकज जी, आपसे भी मैं आगे इस पर प्रतिक्रिया लूंगी। भोपाल की तस्वीरों का हमें इंतजार रहेगा। दोपहर 1:30 बजे कमलनाथ की शपथ ग्रहण समारोह में किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, गर्मजोशी का वो लेवल दिखाई देगा या रंग में भंग डालेगा दिल्ली से आया ये बड़ा फैसला। जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।